जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में हम जैसे लोग जो भारत माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और ये समझते हैं इस भारत माता की वजह से आज हमारा जो भी अस्तित्व है, हमने बचपन से इस भारत माता के लिए जो भी हम कर सकते थे किया, इसको मजबूत करने के लिए जो कुछ भी किया। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद हम उस अंधकार की ओर बढ़ चले हैं जिसको कभी जर्मनी ने झेला था, इटली ने झेला था, आज के तारीख में जिसको चीन की जनता झेल रही है, नॉर्थ कोरिया की जनता झेल रही है और रूस की जनता झेल रही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंदर कभी ऐसा भी समय आएगा जब लोकतांत्रिक मर्यादाएं बिल्कुल आईसीयू में पहुंच जाएंगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान को बिल्कुल उल्लंघन करके एक तानाशाही प्रवृत्ति सामने आएगी। ये हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। और इस उम्र में जब ये एहसास हो रहा है कि हम अपने अगली जनरेशन को उस अंधकार के कूप में धकेल रहे हैं और अपने को हम असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है। ये समझना कि क्या हम इससे निकल पाएंगे, क्या हम निकलेंगे। हमारा इतिहास बड़ा अच्छा है, हमारे देश का इतिहास बड़ा अच्छा है। हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे लोगों का इतिहास है, महात्मा बुद्ध का इतिहास है, गुरु नानक का इतिहास है, हमारे सनातन धर्म के पुरोधा श्री राम और श्री कृष्ण का इतिहास है। हमने हमेशा सत्य की विजय देखी है, सत्यमेव जयते देखा है, अधर्म का नाश होते हुए देखा है, मां दुर्गा को दैत्यों का नाश करते हुए देखा है, भगवान शिव को दैत्यों का नाश करते हुए देखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम शायद कलयुग के उस अध्याय में हैं जब हमको रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के वीडियो में मैं अपने दर्शक श्रोताओं को, जो मेरे जैसे ही चिंतित हैं, उनसे ये राय मांगूं कि इस अंधकार से निकलने का तरीका क्या है, किस प्रकार का चक्रव्यूह रचा है और किस प्रकार से सबको फंसा लिया है। और एक तरफ सारे पूंजीपति, पैसे वाले, जितने दबंग लोग हैं वो एक तरफ हैं, सारी सरकारी मशीनरी एक तरफ है, संवैधानिक संस्थाएं एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ हम जैसे कम पैसे वाले, हम जैसे अशक्त लोग जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो कैसे होगा ये दिए और तूफान की लड़ाई में, तूफान जीतेगा या दिए की जीतने की कुछ संभावना है, ये सोचना हम सबके लिए आवश्यक है। हमने अपनी जवानी में वो समय देखा था जब इंदिरा जी ने, जब उन्होंने देखा था कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रूस के साथ एक समझौता किया और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करके उसे आजाद कराने के लिए प्रयास किया। जब अमेरिका ने, जो उस जमाने में पाकिस्तान का समर्थक हुआ करता था, सातवें बेड़े को भेजने की बात की और इंदिरा जी से बात करने की उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने कोशिश की, तो इंदिरा जी ने उनको दो टूक जवाब दे दिया कि आप अपना घर संभालिए, ये क्षेत्र में मैं अपने इसके लिए सक्षम हूं कि मैं अपने देश के निर्णय खुद ले लूं। और उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था और शेख मुजीबुर रहमान देश के प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति बने थे। एक समय हमने वो वीरता का इतिहास देखा था स्वतंत्रता के बाद। हमने वो स्वतंत्रता का इतिहास देखा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवस्थापनाओं का विकास किया था, भाखड़ा नंगल डैम जैसे, जैसे उन्होंने इसरो का, आईआईटीज का, आईएम्स का, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जाल बिछा दिया था पूरे देश के अंदर, और धार्मिक विद्वेष को जूते के तले रौंदने के लिए उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र की कल्पना की थी। और हम लोग लगातार उस रास्ते में बढ़ते रहे। हम महात्मा गांधी को पूजते रहे और गोडसे को गाली देते रहे, और हमारी जनरेशन ने कभी भी गोडसेवाद को पनपने नहीं दिया और गांधीवाद को हमेशा आगे रखा और देश उन्नति करता चला गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं, पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस प्रकार से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो समझौता कर रही हैं, किस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर बदहाली की स्थिति पैदा हो गई है। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे जो लोन 2014 में 50-52 लाख करोड़ थे, आज वो 2.5 लाख करोड़ हो गए हैं। और
इतने विदेशी ऋण हमारे ऊपर हो गए हैं कि हमारे रुपए कमजोर होने की वजह से हमारे निर्यात बढ़ने चाहिए थे, निर्यात नहीं बढ़ रहे हैं, आयात बढ़ते चले जा रहे हैं और हम एक डेट ट्रैप में फंसते हुए चले जा रहे हैं। रुपया 90 रुपए में पहुंच गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक महान अर्थशास्त्री थे, उनकी आलोचना करते हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे, रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, और अगर वो सत्ता में आ गए तो रुपये को इतना मजबूत कर देंगे कि 1 रुपए का 1 डॉलर हो जाएगा। 60 रुपए में 1 डॉलर उन्होंने लिया था और आज 11 साल के अंदर वो 50% की गिरावट हो गई है और 90 रुपए के ऊपर जाने को रुपया उतारू है। इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लोन हमारे बढ़ गए, रुपया हमारा कमजोर हो गया और जीडीपी की ग्रोथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से मोदी जी के जमाने में कम हो गई। कभी हमने अपने जीवन काल में नहीं सोचा था, तो ऐसा तो हम रेलवे स्टेशन में नहीं सोचते थे। रेलवे स्टेशन में भी हमने ये तो देखा था कि रेलें कम, यात्री ज्यादा है, एक एक ट्रेन के डिब्बे में 250-250 लोग भरे हुए, ये तो हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि जब 2014 के बाद गरीबों के लिए ट्रेनें कम कर दी गई और अमीरों के लिए एयर कंडीशन ट्रेनें बढ़ा दी गई, तो गरीबों का बोझ ट्रेनों में और ज्यादा बढ़ गया, उनको और ज्यादा दुर्दशा का सामना करना पड़ा। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई गई जिसमें 3 गुना किराया था, सुविधाएं कम थी, उतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं थी, लेकिन जनता को पूरी तरह से लूटा गया और जनता को भावनात्मक हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझाकर उनकी जेब खाली कराई गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो $140 पर बैरल का क्रूड ऑयल था, वो घट के $60 हो गया, लेकिन जनता के जेब पर और ज्यादा बोझा डाल दिया गया और इतना ज्यादा टैक्स वसूल लिया सरकार ने कि उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर एक ऐसा एहसान जताने की कोशिश की, जबकि बड़े जीएसटी, बड़े पेट्रोल और डीजल पे टैक्स, ये सारी चीजें लेकर उन्होंने अगर किसी को 200 रुपए का राशन दिया तो 2000 रुपए निकाल लिए। ये किल्लत हमने खाद की देखी कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं राजस्थान और हरियाणा में, उनको खाद किसानों को नहीं मिल रही है। किसानों के जो उत्पादन के मूल्य हैं वो नहीं बढ़ाए, लेकिन उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा दी। हमने अपने जवानी में, कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं देखा था कि पेपर लीक हो जाए या इंटरव्यू में बेईमानी हो जाए। मैंने अपने जीवन काल में कभी सुना भी नहीं कि पेपर लीक हो जाए या इंटरव्यू में बेईमानी हो, लेकिन पिछले 10 साल से हम लोग केवल पेपर लीक होते हुए देख रहे हैं और हर पद पर सब नियमों का उल्लंघन करते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बैठता हुआ देख रहे हैं। ये ऐसा युद्ध है बिल्कुल जैसे जटायु ने रावण से युद्ध किया था, तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा और ऐसा नैरेटिव लोगों ने हिंदू मुसलमान का बना दिया है। जिस नैरेटिव के अंदर इन्होंने बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को फंसाया था, उसी जाल में इन्होंने टीएमसी को वेस्ट बंगाल में भड़का दिया है। अपने एक गुर्गे हुमायूं कबीर को उन्होंने उत्तेजित किया कि वहां पे वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी के साथ ये बड़ी मुश्किल है, अगर मस्जिद को बनाने से रोकें तो जितने उनके मुसलमान समर्थक हैं, जो करीब 25% है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो चले जाएंगे हुमायूं कबीर के साथ, वो चले जाएंगे ओवैसी साहब के साथ, और हिंदू को तो भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से उनका सृजन हुआ है भड़काने का प्रयास कर रही है, तो टीएमसी वैसे इलेक्शन हार जाएगी। और अगर मुसलमानों को नहीं रोकेंगे तो ये हुमायूं कबीर जैसे लोग मस्जिद का निर्माण करेंगे, हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर का निर्माण करेंगे और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनेगा और ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। इसी प्रकार से हर प्रदेश के अंदर राष्ट्र हित की चिंता किए हुए बिना, ये बिना सोचे हुए कि हमारे देश के अंदर जहां 142 करोड़ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमेशा से मिलजुल कर रहते आए थे, इनको अगर इतना बांट देंगे तो देश का कितना नुकसान होगा, इसकी चिंता किए बिना हर जगह चुनाव में हेरा फेरी, एसआईआर के माध्यम से वोटों का डिलीशन एडिशन, 5 बजे के बाद 10% वोट का बढ़ना, 2 ईवीएम में, एक ही नंबर की ईवीएम में एक में वोट डलवाना, दूसरे में गिनवाना और उसके बाद विपक्षी दलों का अवहेलना करना, उनका टहास करना, उनकी उपेक्षा करना, उनका मजाक बनाना और ये बताना कि देखिए अगर पेपर लीक हो भी गए, अगर किसानों को हमने 13 महीने सड़क पे बिठा भी दिया,
अगर एयरलाइंस के अंदर इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई कि लोग 3-3 4-4 दिन से एयरपोर्ट के अंदर पड़े हैं बिना खाने के, लोगों की शादियां टूट रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स को इलाज नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग लोग वहां पे बिना खाए पिए पड़े हैं, लोगों को समझ में नहीं रहा। 78 साल में ऐसा हमारे देश के साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से देश के हित की चिंता किए बिना वो डोनाल्ड ट्रंप भी देश के खिलाफ आज खड़ा हो गया है, जिसके लिए इस बार ट्रंप सरकार कहा गया था, जिसको हाउ डू यू मोदी करा गया था और जिसके लिए सारी सीमाएं और प्रोटोकॉल को क्रॉस करके अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की थी। वो आज हर जगह जहां उसे मौका मिलता है देश का मजाक बनाता है। जब पुतिन साहब हमारे देश में आए तो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन था कि वो व्यक्ति जिसे 15 और 20 के AQI में रहने की आदत है, जब उसे 400 के AQI में रहना पड़ा तो उसको खांसी की यहाँ समस्या हो गई, जो कई बार देखा गया। और जिस प्रकार से देखा कि पुतिन ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया, जब वो राजघाट गए महात्मा गांधी के समाधि पर, तो नंगे पैर गए, वहां जाके पुस्तिका में जो उन्होंने लिखा कि भारत और रूस के संबंध महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी भारतीय की मूर्तियां लगी हुई हैं तो महात्मा गांधी की लगी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं, लेकिन गोडसे की विचारधारा से अपने भक्तों को आगे बढ़ने से नहीं रोकते। तो ये जो दुविधा हो गई है, जो चक्रव्यूह रचा है देश को कमजोर करने वालों ने, जैसे आपको याद होगा जब अंग्रेजों का शासन था तो एक तरफ सावरकर जैसे लोग थे, गोडसे जैसे लोग थे जो हिंदू मत को आगे बढ़ाते थे, और दूसरी तरफ जिन्ना जैसे लोग थे मुसलमान मत को आगे बढ़ाते थे। जैसे हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। आज के तारीख में एक तरफ हुमायूं कबीर जैसे लोग हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, RSS और VHP जैसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव में देश की चिंता किए बिना देश को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। अब हम जैसे लोगों को जो जानते हैं कि अगर देश हिंदू मुसलमान में बटा तो कमजोर हो जाएगा, टूट भी सकता है, इसलिए 142 करोड़ लोगों को एक साथ खड़े होकर संघर्ष करना होगा, और इसका रास्ता केवल गांधीवाद से संभव होगा, गोडसे वाद से ये नहीं चलेगा। लेकिन जहां पे हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा है, जहां हमारे गांधीवाद का अपमान हो रहा है, सेकुलरिज्म का अपमान हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर एक बड़े नेता कहते हैं अंबेडकर 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 कहने के बजाय श्री राम का नाम लो, ऐसा बताया जाता है जैसे दलितों को और पिछड़ों का इस देश के अंदर, अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि एक तरफ सारे पैसे वाले खड़े हो गए हैं, एक तरफ सारे पूंजीपति खड़े हुए, लाखों करोड़ों की संख्या है और देश के जो गरीब मध्यम वर्ग है अपने घर के खर्चे चलाने में बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके बाद इतना समय नहीं है कि अपने देश के लोकतंत्र संविधान को बचाए। तो एक बहुत बड़ी दुविधा हम जैसे लोगों के सामने खड़ी हो गई है। तो मैं इसलिए दर्शक श्रोताओं को ये वीडियो डाल रहा हूं कि अगर कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ऐसी स्थिति में जहां इतनी ज्यादा अनइवन लड़ाई हो, जहां दिए और तूफान की लड़ाई हो, जहां आंधी और दिए की लड़ाई हो, जहां जटायु और रावण की लड़ाई हो, तो अभी तक तो हमने हमेशा देखा कि सत्य की विजय हुई, असत्य की हार हुई, धर्म की विजय हुई, धर्म की हार हुई। लेकिन इस बार लगता है जो जालिम है उसने जाल बहुत खूबसूरती से बचाया है, और इस जाल को तोड़ना अब समझ में नहीं आ रहा कैसे तोड़ेंगे। लोकतंत्र को जब उन्होंने खत्म कर दिया, लोकतांत्रिक तरीके से तो खत्म नहीं किया जा सकता, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हर जगह सेंसरशिप, हर जगह अच्छे खासे पत्रकारों को जेल भेजना, और जो हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ें और लिंचिंग करें और लोगों को भड़काएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, तो वही जर्मनी, इटली और चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया की दिशा में हम चले हैं। आगे इससे कैसे बचा जाए, अपनी भारत माता को कैसे बचाया जाए, अपनी भारत माता की एकता अखंडता को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, इसके लिए राय अपेक्षित है। आप लोग अपनी राय दें, कृपा करके कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम अपने देश को, अपनी भारत माता को बचाने के लिए संघर्ष कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।